अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम एक न्यू नावल स्टार्ट करते हैं। नावल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो बता देती हूँ। ये नावल सेकंड मैरिज बेस्ड है, कंट्रैक्ट मैरिज बेस्ड है, लव स्टोरी है, फोर्स मैरिज बेस्ड है, इसमें स्टेप मदर होती है, रिवेंज बेस्ड है और मोस्ट रोमांटिक नावल है। तो चलिए आइए अब हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज शुरू कर दीजिएगा। वो आंधाधुंध भागती चली जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे भागते हुए सदियां बीत गई हों। पैरों में मौजूद ऊंची हील वाली जूती वो उतारकर कहीं फेंक चुके थे, जिसके बायस रोड पर मौजूद कंकड़ पैरों में चुभ रहे थे। पर उसे इस वक्त किसी दर्द तकलीफ की परवाह ना थी। परवाह थी तो बस अपनी इज्जत की हिफाजत की। सूरह अरोसी जोड़ा बारिश में भीगने से गीला होकर जिस्म से चिपका अलग कोफत अदा कर रहा था। नेट का बारीक दुपट्टा भागने के दौरान हवा के साथ फड़फड़ाकर पीछे की तरफ उड़ रहा था। महज चंद घंटों में ही उसकी जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया था कि वह मुंह के बल आग गिरे थे। भागते हुए उसे महसूस हुआ कि पीछे भागते हुए आदमी करीब तर आ चुके हैं। वो मोड़ मूर्ति दूसरे रोड पर है जब करीब तरीन आती हुई गाड़ी की तेज हेडलाइट्स ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया। बहुत मुश्किल से उसने अपने कदम रोके। उसके कदम रोकते ही पीछे मौजूद आदमी भी उसके बिल्कुल नजदीक आ गया। सामने रुकती हुई गाड़ी से एक आदमी निकल कर उसके सामने आ खड़ा हुआ, पर तब तक वो पीछे मौजूद आदमियों के चुंगल में फंस चुके थे। कहाँ भाग रही थी मेरी बुलबुल, आहर हाथ आ ही गई ना। पीले दांतों की नुमाइश करता वो मर्द भरपूर हबाबत से हंस दिया था, जबकि उसके बगल में खड़े बाकी दो आदमी भी उसके चेहरे से भी हबासत टपक रही थी। उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो चीखती भी सामने खड़े हुए अजनबी के पीछे छुप के, जो कहना है मुझे कहो। वह जज्बात से आड़ी लहजे में बोला तो मुकाबिल मकरू हंस दिया। तो वाइफ है ये साहब, आज रात के लिए खरीदा था, पर ये डर कर भाग उठे। उसकी बात पर वह रोती हुई नफी में सर हिलाने लगी थी। दाऊद कमाल ने चेहरा मोड़कर अपने पीछे खड़ी लड़की को देखा, जो अरूसी जोड़ा पहने बिखरी हालत में खड़ी सर नफी में हिलाती हुई आंसू बहा रहे थे। बारिश के बायस जोड़ा भीग कर बदन से झुका हुआ था। दिलकश सरापा आया था जिसे वो नेट के बारीक दुपट्टे से छुपाने की कोशिश करती हलकान हो रही थी। दिलकश चेहरे पर खौफ व हरास फैला हुआ था। नहीं, ये बकवास कार्य, मैं तवाइफ नहीं हूँ। अल्लाह की कसम मैं तवाइफ नहीं हूँ, एक शरीफ लड़की हूँ। करब से कहती हुई अपनी मासूमियत का यकीन दिलाने की कोशिश करती वो फूट फूट कर रो दिए। जाने क्या सोच कर वह पल भर में उस पर यकीन कर बैठा। सहत तासात लिए वो इन आवारा आदमियों की तरह मुड़ा। एक सेकंड में दफा हो जाए यहाँ से, वरना तुम लोगों को अंदर करवाने में एक पल भी नहीं लगेगा मुझे। उसके साथ लहजे और इल्फास वर्ड वो पल पल को गड़बड़ाया, पर अगले ही लम्हे खुद को शेर समझता हुआ बोला, तुमसे छीन का लेकर जाएंगे इस बुलबुल को, अकेला मजा नहीं करने देंगे भाई, हमारा भी तो हिस्सा बनता है। उसका जुमला मुकम्मल होने से कबल दाऊद भारी हाथ उसके मुंह पर जड़ गया था। फिर वो रुका ने उन्हें बुरी तरह से धन कर रख दिया। शराब के नशे में दत्त वो तीनों मरदूद इस तंदो तवाना मर्द का मुकाबला न कर पाए थे और वहीं पर डेट हो गए और वापस इस लड़की की तरह मुड़ा। देखें बीबी, मैं एक वकील हूँ, कानून का बंदा हूँ, इसके बगैर एक भी लफ्ज झूठ बोले मुझे पूरी बात बता दे। इस तरह दुल्हन, बल्कि उजड़ी हुई दुल्हन बनकर आधी रात को सुनसान सड़क पर इस बरसती बारिश में क्या कर रही आवा। अगले 5 मिनट में वो जोहला की जुबानी उसकी कहानी जान चुका था, जिस पर काफी हद तक वह यकीन भी कर चुका था। क्या आपकी नजर में कोई भी ऐसा इंसान है जो शादी का हवा हो? उसके सवाल पर वांग के सुकड़ गया था, पर उसके जवाब देने से पहले वो फिर से बोल उठे, क्या आपकी शादी हो चुकी है? एकदम वो 2 कदम आगे होती हुई पूछ बैठी थी। पैरों में बांधी हुई पायल जला उठी तो उसकी आवाज और सामने की लड़की के सवाल से दाऊद को खौफ होते, ये आपका मसला नहीं है बीबी, आप फिलहाल अपने मसले पर तवज्जो दें। सर मैट से कहता वो 2 कदम पीछे की तरफ उठा गया। मेरे मसले का हाल इसी सवाल में पहुंचता है। देखिए, मैं जानती हूँ आप मुझे एक बद किरदार और बुरी लड़की समझ रही हैं, पर मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लें। उसका सर पर बम ब्लास्ट करती वो अगले ही पाल झिझकती हुई उसके पैर पकड़ गई तो दाऊद कमाल पथरा गया था। वो साकत नजर से अपने पैर पर झुकी हुई लड़की को देख रहा था। अगले ही पल वो पीछे की तरफ कदम उठा गया। वो दाऊद कमाल था जिसे औरत की इज्जत करना बचपन से सिखाया गया था, जो औरत की इज्जत को अपनी इज्जत से भी ज्यादा मुकद्दम समझता था। उसके लिए औरत पैर की जूती नहीं, सर का ताज थी। वो कैसे की औरत को अपने पैरों में बैठे रहने दे सकता था? दाऊद कमाल की गैर पर जरब थी यह हरकत।
जो भी बात करी है मुकाबला का करे। औरत पैर के जूते नहीं सर का ताज है। वो लजरते हुए उठ खड़ी होती, उसके मजीद बोलने से पहले खुद बोल पड़ी, जैसे डर होगा वो साफ इनकार ना कर दे। मैं वादा करती हूँ मेरी मौजूदगी आपकी जिंदगी बिल्कुल भी मुतासर नहीं होगी। मेरा होना या ना होना ये बराबर होगा आपके लिए। आपकी जिंदगी के किसी मामले में मैं मुदाखलत नहीं करूंगी। किसी बेजान शय की तरह एक कोने में पड़ी रहूंगी। बस मुझे शादी करके मेरी इज्जत की हिफाजत कर दे। बाद उसकी बात पर दाऊद कमाल ने गहरी नजर उसके चेहरे पर डाली। उसका चेहरा चीख चीख कर सच्चाई ज़ाहिर कर रहा था। वह इनकार करना चाहता था, साफ इनकार, पर न जाने क्या सोचकर ऐसा कर नहीं पाया था। फिर अचानक कोई बात उसके दिमाग में क्लिक हुई। ठीक है, मैं तैयार हूँ आपसे शादी के लिए, पर आप ये मत समझिएगा कि मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। दाऊद कमाल किसी का उदार नहीं रहता। उसकी बात पर वह उलझ कर उसको देखने लगी। क्या मतलब? वो आंखों में उलझन लिए पूछने लगी। मेरी उम्र 32 साल हो चुकी है और मेरी माँ का अरमान है दाऊद कमाल के माथे पर शादीशुदा का लेबल लगाने का। आपसे शादी करके मैं अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। सुकून से कहता वो टाई की नाट ढीली करने लगा था। आप 32 साल के हैं और अभी तक गैर शादीशुदा है। दाऊद को समझना है कि यह सवाल था या बयान। आपको एतराज किस बात पर है? मेरे 32 साल होने पर या गैर शादी होने पर या फिर गैर शादीशुदा होने पर? हालांकि एतराज मेरी ज़ाहिरी शख्सियत पर होना चाहिए। उसकी बात पर वो जड़ से नफी में सहने लगी। नहीं, मुझे किसी भी बात पर एतराज़ नहीं है। मैं इस बात पर आपकी मशकूर हूँ कि आप मुझसे शादी के लिए रजामंद हो गए। वो कहने के साथ ही सीने से लिपटा हुआ दुपट्टा मजीद कसने लगी। उसकी बेचैनी महसूस करता वो गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर हाथ डालकर फ्रंट सीट से अपना काला कोट उतार उसकी तरफ बढ़ा गया था, जो वो झिझकती हुई उसके हाथ से कोट थामकर अपने भीगे लिबास पर पहन गया। सर्दी की भीगी रात में वो खुद भी भीगी शर्ट पहने खड़ा था, पर अगर सामने खड़ी नाजुक लड़की ठंड में भीगती अपने भीगे बदन को छुपाने की कोशिश में हलकान रहती तो लानत थी दाऊद कमाल की मर्दानगी पर। मेरे घर के करीब मस्जिद है, निकाह के लिए वहां जाना होगा हमें। अगर आप मुझ पर यकीन करके मेरे साथ बंद गाड़ी में अकेले सफर करने पर रजामंद हो तो अभी चलते हैं, क्योंकि पहले ही काफी रात बीत चुकी है। उसकी बात पर वो सारी लागत गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। एतबार करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं मेरे पास, और जो इंसान मुझे 3 मवालियों से बचा सकता है उस पर इतना एतबार तो मैं कर ही सकती हूँ। गाड़ी में बैठने से पहले उसके ये अल्फाज दाऊद के कान में पड़े थे। कुछ देर में करीबी मस्जिद में बैठे 2 अजनबी अफराद हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध चुके थे। निकाह के बाद उसे साथ देता हुआ कमाल हाउस की तरफ बढ़ गया। तूने क्या कर डाला? लुट गई मैं, मिट गई मैं। हाँ जी, ओ जी, हो गई मैं। तूने क्या कर डाला? लुट गई मैं, मिट गई मैं। हाँ जी, ओ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवाने। रात के खाने की टेबल पर बैठी वो जोरों शोर से गुनगुनाने में मगन थी। उसके सामने बैठा वजूद जब्त करने पर मजबूर था, जबकि बाकी अफराद अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी जनाब, हम जानते हैं कि मोहतरमा जोनिया साहिबा अपने आदम कमाल साहब की दीवानी है। चीख चीख कर ऐलान ना भी करें आप तो यहाँ पर बैठा हर फर्द इस बात का गवाह है। तालब की बात पर आदम ने उसे भरपूर गुडी से नवाजा। आई थिंक तुम्हारे पास काफ़ी पैसे जमा हो चुके हैं, और अब अगर एक माह के लिए तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दी जाए तो तुम्हारी जेब पर खास फर्क नहीं पड़ने का। उसके ठंडे ठार अंदाज व अल्फाज पर तालब गड़बड़ा कर आ गया था। क्या बात करते हैं भैया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बगैर हड्डी की जुबान अक्सर फिसल ही जाती है। बुखलाकर सफाई दे बैठा कर कहीं वाकई पैसों से हाथ ना धोने पड़ जाए। ख्याल रहे कहीं ये बगैर हड्डी वाला एक पुर्जा तुम्हारी हड्डियों को लातदाद पुर्जों में तकसीम ना करवा दे। आदम कमाल की बात पर वह हलकतार करता महज सारी ला गया था। अंदेशा था कि कहीं एक लफ्ज मस्जिद निकालने पर वाकई कोई सजा तयन न हो जाए। बाकी सब अफराद के लबू पर दबी दबी सी हंसी मचल रहे थे। कितना दफा कहा है कि कूल रहा करें, गुस्से में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, आग उगलने वाले ड्रैगन लगते हैं। शरारत से कहती वो बालों को झटका देकर कमर पर गिरा गई। लगता है इस टिड्डी को अपनी जान बिल्कुल भी नहीं प्यारी। तालब पास बैठा हुआ उसके अशर के कान में घुसकर बोला था, बिल्कुल सही कहा, मुझे अपनी जान बिल्कुल नहीं प्यारी, क्योंकि इस जान से भी प्यारा कोई और है मेरे लिए। इठलाकर कहती वो फोक में आमलेट का टुकड़ा फंसाकर मुंह में डाल गए। उसके बापा तालब और अशर को बेसाता खांसी का दौरा पड़ा था, जो किसी और जान से प्यारे के कूने पर खत्म हुआ था। वो हाथ में पकड़ा हुआ छुरी कांटा जोर से प्लेट में पड़ा गया। कभी इंसान होने का सबूत भी पेश कर दिया करो तुम दोनों। बगैर सींग के
गद्दू की तरह ना हर वक्त हाँकते रहा करो। अपनी भरपूर इज्जत पा वो दोनों सदमे से दूसरे का गोड़ कर आ गए थे, जबकि जोनिया का मदम कहकर गूंज उठा। तभी शोर सुनते हुए फारा कमाल वहां पर आए। क्या शोर मचा रखा है बच्चों की तरह? उसके डपटने पर सब एकदम अपनी आवाजें बंद कर गया। ये थे कमाल हाउस के मकीन। इस घर के सरबराह कमाल अहमद और फाहरा कमाल थे, जिनको अल्लाह ने 3 बेटों से नवाजा था। सबसे बड़ा आदम कमाल, जो अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा था, बल्कि उसे अरूज पर लेकर जा चुका था। उसके बाद तालब कमाल हसन, जिसने MBA करने के बाद कुछ माह पहले ही ऑफिस जाना शुरू किया था। और सबसे छोटा अशर कमाल, जो यूनिवर्सिटी के आखिरी साल का स्टूडेंट था। पर इन सबसे बड़ा दाऊद कमाल था। कमाल दाऊद की पहली बीवी सैमा कमाल की औलाद। जब दाऊद 4 साल का था, तब सैमा की एक एक्सीडेंट में वफात हो गई थी। साल गुजरने के बाद कमाल अहमद की शादी फाहरा अहमद से हो गई और अल्लाह ने उन्हें 3 मजीद बेटों से नवाजा। दाऊद जब 20 साल का हुआ तो हार्ट अटैक के सबब कमाल अहमद वफात पा गए और दाऊद कमाल ने बिन कहे हुए पूरा घर संभाल लिया। जोनिया फाहरा अहमद की यतीम बांजी थी, जिसे बाई और भाभी की हादसाती वफात के बाद वो अपने साथ ले आई। तब जोनिया महज 3 बरस की थी। यूजोनिया चुपके से इस घर के साथ वहां के रहने वालों के दिल की मकीन भी बन गई थी और ये लड़की आदम कमाल की दीवानी थी, जिसे वो नजर बढ़कर देखता भी न था। वो उसको लेकर जिस वक्त घर पहुंचा, आधी रात गुजर चुकी थी। सब सो चुके थे, इसलिए वो उसे लेता हुआ सीधा अपने कमरे की तरफ आया। कमरे के बीचों बीच लाकर उसका हाथ छोड़ा और हाथ में पकड़ा हुआ बैग सोफे पर फेंका। फिर मुड़ा और दरवाजा लॉक करके वापस उसके पास आया। आपके कपड़े भीग चुके हैं, ऐसे बीमार पड़ जाएंगी। ये सामने ड्रेसिंग रूम है और उसके साथ बाथरूम। ड्रेसिंग रूम में जाएं, वहाँ आपको मेरे कपड़े मिल जाएंगे। फिलहाल उनमें से किसी से काम चला लें, क्योंकि इस वक्त लेडीज ड्रेस अरेंज करना मुश्किल है थोड़ा। उसके बाद वह सारी लाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए। दाऊद ने गहरा सांस भरते हुए अलमारी से अपना नाइट ड्रेस निकाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नहाकर फ्रेश होकर वह बाहर निकला तो सामने ही वो उसका जंप सूट पहने हाथ में पकड़े खड़े थे। दाऊद ने सवालिया नजर से उसको देखा। वो मुझे फ्रेश होना है, वो झिझक बोली तो दाऊद साल हिला गया था। झिझकने की जरूरत नहीं है, जितना ये कमरा मेरा है ना, इतना ही अब आपका है। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लाता हूँ, क्योंकि काफी भूख लग रही है मुझे और यकीनन आपको भी लग रही होगी। अपनी बात मुकम्मल करते उसका जवाब सुनने पर गया। वह कमरे से बाहर आ गया तो उसकी पूछ देखते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वह फ्रेश होकर बाहर आए तो तब तक वो ना सिर्फ खाना टेबल पर लगा चुका था, बल्कि कमरे में हीटर भी ऑन कर चुका था। उसने गर्म पानी से शावर लिया था, पर फिर भी सर्दी लग रही थी। पर कमरे में आकर एकदम सुकून का एहसास हुआ। आ जाएं। उसको देखकर वह कमरे में एक तरफ पड़े हुए 2 सीटर सोफे की तरफ बढ़ गया था, जिसके आगे पड़े हुए कांच के टेबल पर खाना पड़ा हुआ था। वो हाथ मसलती हुई धीरे धीरे कदम उठाती सोफे की तरफ बढ़ी तो उसके इशारे पर उसके साथ बैठ गई। सोफा इतना बड़ा नहीं था कि उससे ज्यादा फासला काम कर पाती। उसका शाना दाऊद के बाजू को छू रहा था। दाऊद ने पहले उसकी प्लेट में खाना डाला, फिर अपनी प्लेट में डालने लगा, फिर ना जाने क्या सोच कर रुक गया। दूसरी प्लेट पीछे करते वही प्लेट अपने और जुलेहा के आगे रखे। खाना शुरू करो। उसके कहने पर वो चम्मच हाथ में पकड़ गई। बिरयानी देकर भूख मजीद चमक उठी थे। प्लेट खाली हुई तो वो फिर से बैठ गया था। देखते ही देखते वो 3 प्लेटें खा गए और डिश खाली हो गए। और लाऊं? उसने पूछा तो वह बला वजह शर्मिंदगी महसूस करती नफी में सर लागी तो वह बर्तन उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। जुलेहा आपकी दफा कमरे का तफसीली जायजा लेने लगी। कमरा काफी से भी ज्यादा बड़ा था। दीवारों पर हल्के ग्रे रंग का पेंट हुआ था। एक पूरी दीवार के आगे डार्क ग्रे पर्दे लटक रहे थे। शायद उसके पीछे कुछ था। कमरे के दरम्यान में किंग साइज गोल बेड पड़ा हुआ था। उसके बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल मौजूद था, जिस पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के परफ्यूम्स रखे हुए थे। उसके साथ ही थोड़े फासले पर सोफा मौजूद था, जिस पर वो इस वक्त बैठी हुई थी। उसके सामने कांच का टेबल पड़ा हुआ था। कमरे में रूम फ्रेशनर की मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। बेड के दाएं तरफ ड्रेसिंग रूम, उसके साथ ही बाथरूम था। एक और दरवाजा भी मौजूद था, जो शायद स्टडी रूम था। उसका कमरा खूबसूरत नहीं बल्कि शानदार था, बिल्कुल उसके हवाबों के जैसा या फिर उससे भी ज्यादा हसीन। उसने सोचा कि पर्दा हटाकर देखे कि वहां पर क्या है। वो सोफे से रुककर अभी चंद कदम ही चली थी जब दाऊद कमरे में वापस आया। जुलेहा वहीं पर हो गए। नजर झुकाकर खड़ी हुई तो अपने हुलिये को देखती शर्म से पानी पानी हुई। दुपट्टे के बगैर दाऊद के सामने खड़ी थी। गीले पानी से पानी के कतरे टपक कर उसकी शर्ट गीली कर रहे थे।
ढीली डाली शर्ट का गला भी उसे काफी खुला था। कहाँ दाऊद का ऊंचा लंबा मजबूत सरापा और चौड़े शाने, और कहाँ वो नाजुक से लड़की। ट्राउजर भी फोल्ड करने पहनने के कुछ काबिल बनाया गया था। वो शर्ट का गला ठीक करती दोनों बाजू सीने पर बांध गई। उसका हुलिया और झिझक के सब पड़ती हुई सुरह रंग देते हुए दाऊद को न जाने क्यों हंसी आई, पर बोलना बीच कर हंसी रो गया। उसे खुद पर हैरत हुई, न जाने कितने अरसे के बाद उसके एहसास यूं हुए थे। घबराए मत, किसी ना महरम के नहीं बल्कि अपने शोहर के सामने खड़ी हैं आप। पहले अपने बाल खुशका ले वरना बीमार पड़ जाएंगी। नरमी से कहते वो बाथरूम से टॉवल पकड़ लाया और जुलेहा ने उसके हाथ से टॉवल पकड़ा और ड्रेसिंग के आगे बैठी अपने बाल खुश्क करने लगी। दाऊद जाकर बेड पर लेट चुका था। वो बाल खुश्क कर चुकी तो टॉवल बाथरूम में रखाए थे। मेन लाइट ऑफ कर कर आए सामने इस बटन से, सो जाए आकर, अब काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। उसे कहते वो तकिया सही करने लगा जबकि वो कंफ्यूज सी खड़ी थी। फिर लाइट बंद करती हिम्मत करके बेड की दूसरी साइड पर आ गई। लेट जाएं, उसकी बारी आवाज सुनकर वो जी कड़ा करती हुई किनारे पर लेटी तो दाऊद उस पर कम्बल डाल गया। वह साथी सी आंखें बंद करी। चंद पल ही गुजरे थे जब उसे नींद ने आ लिया। दाऊद ने एक नजर उसको देखा और खुद भी आंखें बंद कर गया। सुबह नाश्ते के टेबल पर सब हंसपे मामूल बैठे हुए थे। आदम कमाल की नजरें हाथ में पकड़े हुए न्यूज़पेपर पर जमी हुई थी, जबकि बिल्कुल सामने बैठी सोनिया की नजरें आदम कमाल पर। तालिब और अशर बातों में मगन थे, साथ साथ सोनिया को भी छेड़े थे। फारा कमाल वहीं पर आई थी, तभी दाऊद वहां पर दाल हुआ तो उसको देखकर फारा कमाल का चेहरा तन सा गया था। पर जब उसके पीछे से निकलती हुई लड़की को देखा तो एकदम वह खड़ी हो उठी। उसकी नजरों का इर्तकास महसूस करते सबकी नजरें एक साथ घूमे थी। दाऊद ने उसका हाथ छोड़ा और फारा कमाल की तरफ बढ़ा। उसके दोनों हाथ चूमकर आंखों से लगाए। यहाँ आए जुलेहा। उसकी पुकार पर वो झिझकती हुई दाऊद की तरफ बढ़ी तो वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर जिसे वो थाम गई तो दाऊद उसको अपने साथ लगाकर उसके कंधे के गिर्द बाजू फैला गया। तालब, आशर और जोनिया पूरी आंखें खोले यह मंजर देख रहे थे। उनके लिए यह मंजर नाकाबिले यकीन था। जहां दाऊद के कांधों से भी थोड़ा नीचे तक आती हुई लड़की, दाऊद के ही कपड़े पहने, उसकी चादर कांधों पर डाले, उसके साथ लगी खड़ी थी। वो लड़की खूबसूरत थी, बेताशा खूबसूरत, जो सादगी में खड़ी भी गजब डाल रही थी। अम्मी, ये जुलेहा है आपकी बहू। उस जुलेहा, ये मम्मी है, सलाम करो मम्मी को। उसके बाबा डाइनिंग हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया था और फराह कमाल के चेहरे के तासदार नाकाबिले बयान थे। आदम कमाल हाथ में पकड़ा हुआ न्यूज़पेपर टेबल पर रख चुका था, जबकि सामने बैठे तीनों नमूनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। धमाका ही तो हुआ था सुबह सुबह कमाल हाउस में। मम्मी, ये जुला है आपकी बहू, उजिला है ये मम्मी है, सलाम करो मम्मी को। उसके बाबा डाइनिंग हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया था। फराह कमाल के चेहरे के तासा नाकाबिले बयान थे। आदम कमाल हाथ में पकड़ा हुआ न्यूज़पेपर टेबल पर रख चुका था, जबकि सामने बैठे तीनों नमूनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। धमाका क्यों हुआ था सुबह सुबह कमाल हाउस में? कैसा मजाक है ये दाऊद? फराह कमाल नागवार से बोलती दो कदम पीछे हटी थी। उसके तासा देखकर जुलेहा का रंग उड़ गया। मजाक नहीं, हकीकत है मम्मी। आप ही तो चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, मेरी उम्र गुजर रही है तो बस फिर आपका हुक्म मान लिया। नरमी से क्या था, वो अपना हाथ सुला के कंधे से हटा गया तो वो डर का मारे उसका बाजू दोनों हाथों में थाम गई। हाँ, शादी का कहा था मैंने, पर यह नहीं कहा था कि किसी भी राजवती लड़की से शादी करके उसे घर में ले आओ। फारा कमाल के लबो लहजे में नागवारी ही नागवारी थी। ये कोई राह चलती लड़की नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत है मम्मी। दाऊद कमाल की मोहब्बत और इज्जत। उम्मीद है उसे यहाँ वही मोहब्बत और इज्जत मिलेगी जिसकी ये हकदार है। आए नाश्ता करते हैं। नरमी से कहता वो जुलेहा को अपनी कुर्सी पर बिठाकर माँ का हाथ थापकर उन्हें बैठाने लगा। जब वो एकदम हाथ छुड़वाती वहां से चली गई थी। जुलेहा ने देखा दाऊद के चेहरे का रंग पल में फीका पड़ा था। वो हर वक्त बेतासर रहने वाली आंखों से बेचैनी छिलक रही थी। नाश्ता शुरू करे, मैं आता हूँ, उसे कहता वह खुद माँ के पीछे चला गया था। हैरत है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप जैसी परफेक्ट लड़की को इस कलोटे में नजर क्या आ गया। ओह, अब समझा, उसका बैंक बैलेंस। आदम कमाल के बाप पर जुलेहा का चेहरा सूरा पड़ गया था। तालब, आशर और जोनिया नागवारे से आदम को देखकर रह गए थे। वो दाऊद कमाल से नफरत करता था। उसकी तसली का कोई भी मौका हाथ से जाने ना देता, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो उनके प्यारे भाई की, उसकी नई नवेली दुल्हन के सामने यूं तस्लील करेगा। हाँ, दाऊद कमाल एक सांवला मर्द था, बेहद मुकम्मल मगर सांवला। उसकी रंगत उसके लिए ताना बना दी गई थी। वो 6 फुट 3 इंच का भरपूर मजबूत जसामत और हसीन नकोश का हामिल इंसान, जो दुनिया के टॉप बिजनेस मैन में शुमार होता था,
وہ اپنے ہی گھر اپنی ہی سامنے رنگت کی وجہ سے جذباتی طور پر ہوار ہوتا تھا۔ زلیخا نے ناگوار نظر سے اس کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لی۔ داؤد کمال کی تسلی پرچھی کی طرح لگی تھی اسے تو محسوس بھی نہ ہوا تھا کل سے لے کر اب تک کہ وہ ایک سانولا مرد ہے۔ زلیخا کو تو وہ ایک کامل مرد لگا تھا جسے اس کی عزت بجائے تھی، جو اس کا محافظ تھا۔ ایسے مرد کیا تسلی کے لائق ہوتے ہیں؟ اسے دلی طور پر دکھ ہوا تھا، بہت دکھ۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کب اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تبھی داؤد کمال وہاں پایا۔ اس نے ایک بازو ماں کے کاندھے پر باندھ رکھا تھا۔ انہیں سربراہی کرسی پر بٹھا کر وہ زلیخا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا گیا تاکہ اس کی نم آنکھیں نہ دیکھ سکے۔ کھانا خاموشی میں کھایا گیا تھا، جو کہ شاید پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا تھا۔ داؤد کمال نے پہلے ماں کی پلیٹ پڑی، پھر زلیخا کی پلیٹ بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب سے پہلے آدم اٹھا تھا اور ماں کا ماتھا چوم کر وہاں سے نکل گیا۔ شام میں ملیں گے بابی، پھر تفصیلی ملاقات ہوگی۔ ابھی صرف اتنا بتا دے کہ ہم آپ کے چھوٹے دیور ہیں اور یہ چڑیل آپ کی نند گلی کا گند۔ عاشق کی زبان کو بریک سونیا کے ہاتھ کے کرارے تھپڑ نے لگائے تھے۔ شرم حیا کالو کچھ، اسے شرم دلاتی بولی جس کا شرم سے کوئی تعلق بھی نہ تھا۔ بھائی جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنے کرم پھوڑنے کا۔ ہاتھ جا کر کہتا وہ اپنی چیئر سے اٹھا اور اپنا بیگ پکڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ بابی ہمارے چھوٹے بھائی کا اوپر پوشن تھوڑا سا زنگ آلودہ ہے، کبھی کبھی کھسک بھی جاتا ہے، آپ ٹینشن مت لیجیے گا۔ آفس سے واپسی پر گپ شپ کریں گے، ابھی اگر لیٹ ہوا تو دا ہلٹر آدم کمال کچا چبا جائیں گے مجھ معصوم کو۔ گڈ بائی ایوری ون۔ ان تینوں کی باتوں پر زلیخا کے چہرے بے ساتھ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ممی یہ بوائل ایگ بھی لینا۔ وہ ماں کی پلیٹ میں بوائل ایگ رکھ گیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر ہو گیا۔ کھا لیا بس، ریسٹ کروں گی اب۔ سپاٹ تاثرہ سے کہتی وہ اٹھی تو دودھ بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ گیا تھا۔ گڑیا میں بھی کوٹ چاہ رہا ہوں، اپنی بابو کا خیال رکھنا اور گھر بھی دکھا دینا، شام میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ کرسی سے اٹھ کر اپنا بریف کیس تھامتا وہ دوسرے ہاتھ سے زلیخا گال تھپتھپاتا ہوا زونیا کو ہدایت دے کر نکل گیا تو وہ دونوں وہاں پر اکیلی رہ گئے۔ زونیا اٹھ کر زلیخا کی طرف آئی اور اسے زور سے گلے سے لگا گئے۔ اوف بابی آئی ایم سو ہیپی۔ زلیخا تو اس قدر گرم جوشی پر پل بل کے لیے بکھلا گئے تھے۔ زلیخا اس سے الگ ہوتی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کے۔ آپ نہیں جانتی مجھے طالب اور عاشق کو کس قدر شوق تھا داؤد بھیا کی شادی پر ہمیں یہ بات ناممکن ہی لگتی تھی۔ اب ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ہیرا چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھیا تو چھپ کر رستم نکلے، آہر میں شرارت سے بولی تو زلیخا بے وجہ شرمندہ ہو کر آگے۔ ویسے مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی لو میرج ہے، میرا مطلب ہے داؤد بھیا جیسے کولڈ مین کو بھی محبت ہو سکتی ہے کیا؟ سٹرینج، جو بھی ہے میں بہت خوش ہوں، مجھے بہت ہی پسند آئی آپ۔ خوشی سے کہتی وہ زلیخا گال چوم گئی تھی تو وہ بیچاری اس جذباتی حملے پر سر پڑ گئی۔ آئیں میں آپ کو گھر دکھاتی ہوں، پھر فیملی البم بھی دیکھیں گے ہم۔ خوشی سے کہتی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے کر گئی جبکہ ملازم آپ برتن اٹھا رہے تھے۔ داؤد ابھی تک واپس نہیں آیا تھا کورٹ سے۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھی تھی جب 2 منٹ کے بعد دروازہ ناک ہوا۔ اس کی اجازت ملتے سونیا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ آ جاؤ۔ اس نے اپنے پیچھے موجود ملازموں کو اشارہ کیا تو وہ سامان سے لدے پندے کمرے میں داخل ہوئے۔ زلیخا حیرت سے سب کو دیکھنے لگی جو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈھیروں بیگز ایک سائے پر رکھتے جا رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے سونیا؟ جب سب ملازم بیگز رکھتے کمرے سے نکل گئے تو وہ زونیا کی طرف آتی پوچھنے لگی جو اسے شرارت بڑی ہوئی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کے سیاں جی نے آپ کے لیے بھیجا ہے صاحب، بھیا کی کال آئی تھی، یہ سب شاپنگ انہوں نے خود کیا آپ کے لیے۔ اب یہ سب دیکھ لے، پھر میں میڈ کو بھیجتی ہوں، وہ سب سیٹ کر دے گی۔ بھیا ڈنر پر جوائن کریں گی ہمیں۔ ویسے بابی ایک بات تو بتائے۔ اسے ساری معلومات دیتی وہ آخر میں اس کے مزید قریب جاتی ہوئی کہنے لگی۔ زلیخا نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں پر مچلتی ہوئی مسکان کچھ اچھا سائن نہیں لگ رہے تھے۔ کون سا جادو کر دیا آپ نے ہمارے کورٹ سے بھیا پر جو وہ دیوانے سے ہو گئے ہیں؟ بھائی ہم سے تو یہ سب ہضم کرنا ہی مشکل ہے۔ اب سمجھی، آپ کے حسن کا جادو چل گیا ہوگا۔ اس کے قریب جھکتی وہ بے طرح بولنے لگی تو اس کی باتیں زلیخا کا چہرہ لال کر گئی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی شرم سی آنے لگی تھی پر پھر ہنسی بھی آئی۔ وہ دونوں بالکل اجنبی تھے اور گھر والے کیا سمجھ رہے تھے؟ ہاں سو کیوٹ۔ کیا بھیا نے آپ کو بتایا کہ آپ شرماتی ہوئی اور بھی حسین لگتی ہے؟ بلا وہ اس کا سورج چہرہ دیکھ کر اسے چھیڑتی ہوئی بولی تو زلیخا نے اس کے کاندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ شرم کرو بدتمیز۔ اس کی بات پر سونیا ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو زلیخا نفی میں سائل لاتی ہوئی بیگ سے ایک ایک کر کے کھول کر بیگ پر رکھتی ہوئی سامان دیکھنے لگی۔ کیجول کپڑے جن میں پلازو پینٹس
ट्राउजर शर्ट्स और लॉन्ग कोट्स थे। उसे अब समझ आई कि वो सुबह क्यों पूछ रहा था कि वो किस तरह के कपड़े पहनती है। कपड़ों पर लगे हुए टैग से कीमत पड़ती उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो भी ब्रांड्स के कपड़े पहनती थी, पर वो इस कदर महंगे बिल्कुल भी नहीं होते थे। कुछ लॉन्ग फ्रॉक्स थी, खुले खुले रंगों के, जो उसकी आंखों को बहुत ही बाएं। नरम मुलायम कपड़ा छूने में बहुत ही बड़ा लगा था। साथ ही मैचिंग दुपट्टे भी थे, जो उसने जिंदगी में कभी ना लिए थे। फैंसी ड्रेसेस देखकर उसकी आंखों में उलझन ठहर गई थी। उसने भला कहाँ पहने थे ऐसे हैवी कपड़े? सिर्फ अपनी शादी पर ही हैवी लहंगा पहना था, जो यकीनन उसकी पसंद ना था। वो सच जटते हुए बाकी बैग्स खोलने लगी। जूते, बैग्स, परफ्यूम्स, बॉडी वॉश, फेस वॉश, शैम्पूस, हेयर एक्सेसरीज और लड़कियों की जरूरत की अशिया, जिन्हें देखकर उसका चेहरा सुन पड़ा था। गर्ज हर किस्म की अशिया वो खरीद चुका था। जुलैया एक तसलीम लगा सब चीजों पर डालने लगी। उसके इर्द गिर्द हर जगह बिखरा हुआ वो कीमती सामान खरीदने वाले की अमारत का भरपूर सबूत था। वो तो हैरान थी कि हर चीज परफेक्ट उसके साइज की कैसे थी। थोड़ी देर में मुलाजमा आई और सब सामान सेट कर गई। उसके जाने के बाद जुलैहा ने ड्रेसिंग का रुख किया था। एक ड्रेस निकाला और फ्रेश होने चले गई। वह फ्रेश होकर वापस आए तो सर्दी से ठठरा रही थी। उसने सबसे पहले रूम हीटर ऑन किया, फिर बाल खुश करते हुए गरम गरम बिस्तर में घुस गए। उसे पता ही न चला कब नींद के झोंके ने आ लिया। लाउंज में वो तीनों शैतान सर जोड़े हुए बैठे हुए थे। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, यूं अचानक बैठे बैठाए कैसे दूध भैया को मोहब्बत हो गई, वो भी इस कदर हसीन लड़की से। और तो और वो यूं अचानक शादी करके उन्हें घर भी ले आए। अशा साहब के फरमान पर तालिब और सोनिया ने तेजी से बात में सर हिलाया। मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। तारीख गवाह है, जब जब मम्मी ने दाऊद भैया से शादी का जिक्र किया है, उन्हें हमेशा टाला ही है। फिर यूं अचानक नकाह, वो भी छुप छुपा कर। तालब ने अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। सही कह रहे हो भैया, इस राज से पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो आप ध्यान से। जोनिया जासूसी फार्म में अब आप आती हुई बोली तो वो दोनों करीब आते सर जोड़ गए थे। जोनिया की बात सुनकर दोनों झटके से पीछे हटे। पागल हो, मरवाओगी क्या? दूध भैया की दो नहीं चार आंखें हैं, दो आगे और दो पीछे। पकड़ेंगे तो पक्का मरेंगे, वो भी बड़ी जवानी में। अच्छा तो बदक ही उठाता उसके नादर हयाल पर। हैं, ये बड़े भैया की आंखें दो से चार कब हुई? इतनी बड़ी घटना कब हो गई और मुझे खबर भी ना हुई? जोनिया अपनी बात बोलते हुए आंखें फैलाकर उसे पूछने लगी तो वो दोनों लड़कों ने सर पीट लिया। अरे मेरी माँ, महावरण बोला है। बिया की आंखें तो दो ही थी, पर उन्होंने हमारी नाजुक हसीना भाभी से आंखें चार कब और कैसे की, ये पता लगाना है हमें। आशी की बात पर जोनिया समझती हुई सर हिला गई और फिर एकदम से उसके अल्फाज याद करते हुए घूरने लगे। तुमने मुझे माँ की सूची में कहा, होने वाली भाभी हूँ तुम्हारी, समझे? वैसे भाभी भी माँ ही होती है, पर अल्लाह जानता है इस कदर लंबा खंबा बेटा मुझे तो नहीं कबूल। उसके बाप पर अशर बुरा मानने के बजाय हंस दिया। भाभी बांध ही ना जाओ तुम, बिल्ली के हवा में छिछड़े। आदम भैया तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करते और मोहतरमा चली है भाभी बेगम बनने। अशर की पापा सोनिया ने उसके बाल पकड़कर खींच डाले तो वो बेचारा चीख उठा। क्यों मुझे गंजा करने पर तुली हुई हो, वो भी बड़ी जवानी में? उसे खूनवार बिल्ली से अपने बाल छुड़वाते हुए बोला तो उसकी हरकतों पर तालिब सर पीट कर आएगा था। तुम दोनों जंगली आपस में लड़ते रहोगे या जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं उसका भी कुछ सोचोगे? तालिब की याद आने पर वो दोनों कुछ संजीदा हुए। मेरा आइडिया एकदम मस्त है, कोई मसला नहीं होगा, तसल्ली रखो, बस अपना साजो सामान तैयार रखना। सोनिया दोनों हाथ हटाती फैसला कुन अंदाज में बोलती तो कुछ तरद्दुद के बाद दोनों मान गए।